बहुत समय पहले की बात है। मुरारपुर गांव में महेश नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी ममता और बेटे गोलू के साथ किसी कच्चे मकान में रहता था। दुख उसकी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी लगता था कि उसके सारे दुख खत्म होने वाले हैं, वैसे ही कुछ ऐसा हो जाता था कि उसके दुख कई गुना बढ़ जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे धीरे धीरे उसकी किस्मत बदल गई। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इसके लिए पूरी कहानी को ध्यान से देखना पड़ेगा। एक रोज महेश जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसने अपने मन में सोचा, आज से मैं रोज कई गुना ज्यादा लकड़ियां काटूंगा और बाजार में जाकर बेच दूंगा। उससे जो भी पैसे मिलेंगे सबसे पहले गोलू की फीस भरूंगा ताकि उसकी पढ़ाई चालू हो सके, क्योंकि अगर वो अनपढ़ रह गया तो उसकी जिंदगी भी मेरी तरह गरीबी में ही बीतेगी। तो महेश काफी देर तक लकड़ियां काटता रहा। शाम तक उसने ढेर सारी लकड़ियां काटकर उसका गट्ठर बना लिया और सर पर रखकर वहां से जाने लगा। लेकिन वो जंगल नदी के दूसरी तरफ था। नदी पार करने के लिए एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। उसी पुल से महेश नदी को पार करने लगा। सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे हुए था। आज मैंने दोगुनी मेहनत की है, भगवान मुझे इसका फल जरूर देगा। महेश ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक आसमान काला हो गया। बहुत तेज अचानक आंधी चलने लगी। उसी आंधी में वो लकड़ी का गट्ठर नदी में जा गिरा। हवा इतनी तेज थी कि महेश ने पुल पकड़ लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अचानक बारिश तूफान सब एक साथ ही आ गया। जल्दी से पुल पार कर लेता हूँ, वरना कहीं पुल न टूट जाए और मैं नदी में गिर जाऊं, क्योंकि भगवान को तो मुझे दुख देने में मजा आता है। महेश ने किसी तरह नदी पार कर ली और अपने गांव की तरफ आ गया। इतनी तेज आंधी तूफान में दोबारा लकड़ी काटने भी नहीं जा सकता, वरना पता नहीं क्या हो जाए। नहीं, घर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। तो इस तरह महेश आंधी और तूफान में खाली हाथ घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका बेटा गोलू खिड़की के दरवाजे पर कील और हथौड़ी से कोई नक्काशी बना रहा था। उसने अपने पापा को देखते ही बोला, अरे पापा, आप आ गए। माँ कब से आपका इंतजार कर रही है। तभी उसकी माँ बोली, कितनी देर लगा दी आपने आने में, और खाली हाथ क्यों आए? राशन लेते आते। बेचारे महेश का सर शर्म से झुक गया। उसने दुखी होकर कहा, जब पैसे ही नहीं है ममता, तो राशन कहाँ से लेकर आऊं? आज मैंने दुगनी मेहनत की थी, ढेर सारी लकड़ियां काटी थी, लेकिन पुल पार करते वक्त अचानक तेज आंधी आई और पूरा लकड़ी का गट्ठर नदी में गिर गया। ये सुनकर गोलू और ममता दोनों दुखी हो गए। तभी ममता बोली, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, वही प्याज के साथ खा लेते हैं हम लोग। तभी गोलू बोला, हाँ माँ, गरम गरम रोटी के साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, इतनी गर्मी थी, थोड़ी ठंडक आ गई। अपनी पत्नी और गोलू के मुंह से ये बातें सुनकर महेश की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर किसी तरह उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया और मन ही मन सोचने लगा, भले ही मेरी किस्मत में दुख लिखा है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, भगवान ने मुझे पत्नी और बेटा बहुत समझदार दिए हैं। तो ममता रोटी बनाने लगी। इधर गोलू ने अपने पापा को खिड़की के पास बुलाया और नक्काशी दिखाते हुए कहा, पापा, ये देखो, मैंने सिर्फ एक कील के इस्तेमाल से इस खिड़की पर नक्काशी बनाई है। कैसी लग रही है? अरे वाह बेटा, ये नक्काशी तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या करूं पापा, कई महीनों से स्कूल नहीं जा रहा हूँ ना, तो घर में बैठे बैठे यही किया करता हूँ। मुझे आर्ट का बहुत शौक है, पर मेरे पास तो आर्ट की बुक भी नहीं है, इसलिए कभी जमीन पर तो कभी खिड़कियों पर ही कलाकारी दिखाया करता हूँ। खैर, थोड़ी देर बाद ममता ने रोटियां बना ली और तीनों लोग प्याज रोटी खाकर सो गए।
अगली सुबह मौसम साफ हो चुका था, लेकिन महेश घर पर ही बैठा था। तभी ममता बोली, क्या हुआ, आज आप लकड़ियाँ काटने नहीं जाएंगे क्या? अरे इतनी मेहनत से लकड़ियां काटता हूँ, लेकिन कोई ना कोई घटना हो जाती है मेरे साथ, इसलिए अब लकड़ी काटने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? आप भूल गए गोलू को हमें पढ़ाना लिखाना है। क्या आप चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह गरीब रहे? गोलू बेचारा घर के बाहर आंगन में कोई आकृति बना रहा था। तभी वहाँ पर गांव का ही एक आदमी भोलू आ गया और महेश से बोला, अरे महेश, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कल मौसम खराब हो गया था, लोगों के पास जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं बची, इसलिए आज बाजार में लोग दुगने दाम देकर लकड़ियाँ खरीद रहे हैं। अरे कुछ लोग तो फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ियाँ खरीद रहे हैं। मौके का फायदा उठा लो भाई। ये सुनकर महेश और ममता दोनों खुश हो गए। तभी ममता बोली, मुझे पहले से ही पता था कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। सही कह रही हो ममता, आज मैं फिर से ढेर सारी लकड़ियां बेचकर दुगने पैसे कमा लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोलू। इतना बोलकर महेश खुशी खुशी जंगल में गया और ढेर सारी लकड़ियां काट ली। फिर गट्ठर बनाकर पुल पार करने लगा। क्या बात है, आज मौसम कितना साफ है। लगता है भगवान आज मुझ पर बहुत मेहरबान है। आज तो मैं कुछ पैसे कमा ही लूंगा। इस तरह महेश ने किसी तरह नदी पार की और अपनी सारी लकड़ियां लेकर बाजार चला गया। उसके अलावा वहाँ पर कुछ और लकड़हारे भी लकड़ियां बेच रहे थे। सबके पास भीड़ लगी थी। तभी एक ग्राहक महेश के पास आया। अरे भाई साहब, आपके पास जितनी लकड़ियां हैं ना, सब मुझे दे दीजिए, किसी और को मत दीजिएगा। मुझे लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है भाई। इकट्ठे लकड़ियां खरीद कर रख लेता हूँ, पता नहीं कब मौसम खराब हो जाए और लकड़ियां मिलना बंद हो जाए। ये सुनकर महेश खुश हो गया और उस ग्राहक से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा, आप ये सारी लकड़ियां ले लीजिए। मैं बेचने के लिए ही तो आया हूँ। हर कोई यहाँ पर दोगुने दाम में लकड़ियां बेच रहा है, लेकिन मैं आपको उसी दाम में सारी लकड़ियां दे दूंगा, क्योंकि आप एक साथ मेरी सारी लकड़ियां खरीद रहे हैं ना। महेश की ये बात सुनकर वो ग्राहक और भी ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, क्या बात है, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी इसी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें दोगुने पैसे ही दूंगा, क्योंकि बाजार में सारे लकड़हारे दोगुने दाम में लकड़ियां बेच रहे हैं। मुझे तो लगा था कि आज मुझे लकड़ियां मिलेंगी ही नहीं। तो ग्राहक ने महेश को दोगुने पैसे दिए और लकड़ियां लेकर चला गया। महेश बहुत खुश हुआ। वाह, क्या बात है भगवान, आपने तो अचानक मेरे सारे दुख गायब कर दिए। बाजार आए हुए सिर्फ मुझे 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए। अब घर जाता हूँ, रास्ते में राशन लूंगा, ममता और गोलू बहुत खुश हो जाएंगे। इतना बोलकर महेश वहाँ से जाने लगा। रास्ते में वो पैसे गिनते हुए जा रहा था। सुनसान इलाका था। तभी कोई चोर भागते हुए आया और उसके हाथ से सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग गया। महेश चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। अरे चोर चोर चोर, मेरे सारे मेहनत के पैसे लेकर भाग रहा है तू। अरे रुक जाओ, अगर तुमको जरूरत है तो थोड़े पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बाकी पैसे तो लौटा दो। अरे मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। अरे कोई है मेरी मदद करने वाला? अरे कोई है, कोई पकड़ो उस चोर को। लेकिन वो चोर रुका नहीं। वहां पर उसकी मदद करने के लिए भी कोई दूर दूर तक नहीं था। वो चोर वहां से भाग गया और बेचारा महेश वहीं बैठकर रोने लगा। हे भगवान, ये कैसी किस्मत बनाई है तूने मेरी। दुख खत्म होने ही वाला होता है कि तुरंत कोई नया दुख दे देता है तू। अब मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब कई घंटों तक महेश वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। रात काफी हो चुकी है, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बीवी और बेटा बहुत समझदार है, उन्हें बताऊंगा तो समझ जाएगा। महेश वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो गांव के अंदर पहुंचा, उसे एक किराने की दुकान दिखाई दी। तभी उसने सोचा, ऐसा करता हूँ, चाचा की दुकान से थोड़ा उधार राशन ले लेता हूँ, वरना मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा अपने घर में। इतना बोलकर
महेश किराने की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, चाचा, मुझे 5 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल और 5 किलो आटा उधार दे दो। मैं 1 हफ्ते में आपको पैसा दे दूंगा। देखो, पूरे गांव को पता है कि तुम्हारे पास दुखों की दुकान है और तुम्हारी किस्मत भी बहुत खराब है, तो तुम मुझे पैसे तो दे ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें तो उधार बिल्कुल नहीं दे सकता। हाँ। अरे चाचा, कैसी बात करते हो? 1 हफ्ते में इतना पैसा तो कमा ही लूंगा कि आपके पैसे चुका सकूं। इसी गांव में रहता हूं, इतना तो भरोसा कर लीजिए। तुमको खुद अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है तो मुझे कैसे होगा? हाँ, मैं तुम्हें उधार सामान नहीं देने वाला। हाँ। अब महेश परेशान हो गया क्योंकि वो बिना राशन लिए घर जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए उसने कहा, चलिए ठीक है, आप मुझे उधार राशन दे दीजिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको पैसा न लौटा पाया तो आप मेरे घर पर कब्जा कर लेना। फिर जब मैं आपको पैसे लौटा पाऊं तब आप मुझे घर वापस कर देना। अब तो राशन दे सकते हैं ना? ये सुनकर दुकानदार दंग रह गया और बोला, एक बात फिर से सोच लो महेश, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारा घर मेरा होने वाला है और फिर तुम कभी मेरा उधार नहीं चुका पाओगे। अरे थोड़े से राशन के चक्कर में 1 हफ्ते बाद तुम्हारा घर चला जाएगा। अरे कहीं नहीं जाएगा मेरा घर चाचा। 1 हफ्ते में इतना तो कमा ही लूंगा। मैंने जो बोला है जल्दी से मुझे दे दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो मैंने तुझे समझा दिया। तभी दुकानदार ने रमेश को उधार राशन दे दिया और महेश सारा राशन लेकर घर आ गया। इतना सारा राशन देखकर गोलू और ममता दोनों बहुत खुश हो गए। तभी ममता बोली, चलो भगवान का शुक्र है कि आज कोई गड़बड़ नहीं हुई। आज मुझे सुबह से ही लग रहा था कि भगवान हमारा साथ जरूर दे रहा है। उसे खुश देखकर महेश चुप हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने ममता को सारी सच्चाई बता दी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। राशन तो ले ही आया हूं, 1 हफ्ते में दुकानदार को पैसे दे दूंगा, फिर इन दोनों को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी अभी कुछ दिनों तक बाजार में लकड़ियां दुगने दाम में बिकेंगी। इस समय लकड़ियों की कमी चल रही है। तभी गोलू बोला, अरे पापा, क्या सोचने लगे? आज तो आपको खुश होना चाहिए। माँ, जल्दी से खाना बनाओ, आज बड़े दिनों बाद हम अच्छा खाना खाएंगे। ये तभी महेश बोला, हाँ गोलू, आज मैं बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी सी थकावट हो गई है, इसलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। ममता, तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ममता खुशी खुशी खाना बनाने लगी। महेश हाथ मुंह धोने चला गया। इधर गोलू जमीन पर कोई आकृति बना रहा था। हाथ मुंह धोकर जैसे ही महेश आया तो गोलू से बोला, गोलू, तुमने पूरे घर को बर्बाद कर दिया है आकृतियां बना बनाकर, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है 15-20 दिनों में मैं तुम्हारे स्कूल की फीस जमा कर दूंगा। फिर तुम स्कूल जाना ताकि घर बर्बाद ना करो। पापा, आप तो जानते ही हो ना कि मुझे कलाकारी का कितना शौक है। खैर, थोड़ी देर बाद ममता ने खाना बनाया और सब एक साथ बैठकर खाने लगे। तभी ममता बोली, आज बड़े दिनों के बाद दाल चावल रोटी सब कुछ एक साथ खाने को मिल रहा है। गोलू, पेट भर के खाना। हाँ माँ, पेट भर कर ही खाऊंगा। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ। महेश उनकी बातें सुन रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि असली सच्चाई तो सिर्फ उसे ही पता थी। खैर, खा पीकर सब सो गए। अगली सुबह महेश जल्दी उठ गया और बोला, ममता, गोलू, मैं जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। आज कल से भी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा ताकि ज्यादा पैसा मिले। गोलू की फीस भी तो भरनी है। तभी ममता बोली, हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। तो महेश तुरंत जंगल में चला गया। ढेर सारी लकड़ियां काटी और बाजार पहुंच गया। लेकिन बाजार में एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा था जिसमें ढेर सारी लकड़ियां थी। सारे ग्राहक उसी ट्रक से लकड़ियां खरीद रहे थे। बाकी लकड़हारे परेशान थे। तभी महेश ने किसी दूसरे लकड़हारे से पूछा, अरे भाई साहब, सारे लोग उस ट्रक वाले से लकड़ी क्यों खरीद रहे हैं? आप लोग भी बड़े परेशान लग रहे हैं। अरे क्या बताएं महेश भैया, ये अमीर व्यापारी हमेशा हम गरीबों के पेट पर लात मारने में जुटे रहते हैं।
एक कोई बड़ा व्यापारी आया है, पूरा ट्रक लकड़ियां भरकर, और वो बहुत ही सस्ते दाम में लोगों को लकड़ियां बेच रहा है, इसलिए हमसे कोई लकड़ियां भी नहीं खरीद रहा है। हे भगवान, तू मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? अगर मेरी लकड़ियां नहीं बिकेंगी तो मैं दुकानदार का पैसा कैसे चुकाऊंगा? मेरा तो घर चला जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। शाम तक सारे गरीब लकड़हारे बाजार में बैठे रहे, पर उनसे किसी ने लकड़ियां नहीं खरीदी। सारी लकड़ियां लेकर महेश रात को वापस घर आ गया और अपने परिवार को सारी बात बता दी। तभी ममता बोली, गलती उस अमीर आदमी की नहीं है, गलती तो हम जैसे गरीबों की किस्मत की है। चिंता मत कीजिए, आप अपना काम करते रहिए, भगवान चाहेगा तो फल जरूर मिलेगा। महेश लगातार एक हफ्ते तक वही लकड़ियां लेकर बाजार जाता रहा, लेकिन कोई उससे लकड़ी नहीं खरीदता था। सारे लोग उस ट्रक वाले व्यापारी से ही लकड़ियां खरीदते। 8वें दिन वही दुकानदार उनके घर टपक पड़ा। महेश, एक हफ्ते तक मैंने कुछ नहीं बोला, अब तुम घर खाली कर दो। ममता और गोलू दोनों हैरान हो गए। तभी ममता बोली, अरे चाचा, हम अपना घर क्यों खाली कर दें? ये घर हमारा है। क्यों महेश, तुमने अपने परिवार को उस बारे में कुछ नहीं बताया क्या? अब महेश के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो अपनी बीवी और बेटे से बोला, ममता, गोलू, मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को सच्चाई नहीं बताई थी उस दिन मेरी सारी लकड़ियां तो बिक गईं, लेकिन रास्ते में एक चोर मेरे सारे पैसे छीनकर भाग गया, इसलिए। महेश ने सारी सच्चाई अपने परिवार को बता दी। तभी ममता बोली, जब आप घर गिरवी रखकर राशन लाए थे और एक हफ्ते में पैसे भी नहीं चुका पाए, तो घर तो खाली करना ही पड़ेगा। चाचा, थोड़ा समय दे दीजिए, हम अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। महेश अपने परिवार को लेकर उसी जंगल में चला गया जहां पर वो लकड़ियां काटा करता था। तभी गोलू बोला, पापा, अभी तक तो सिर्फ मुझे अपनी पढ़ाई की चिंता थी, लेकिन अब तो हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है। तभी ममता बोली, अब तो हम किसी तरह अपनी जिंदगी ही काट ले, वही बहुत बड़ी बात है। गोलू को पढ़ाने लिखाने की बात तो बहुत बड़ी हो गई, वो तो कभी अब हो ही नहीं पाएगा शायद। तभी महेश ने अपने परिवार को दिलासा देते हुए कहा, ममता, गोलू, तुम दोनों चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। हमें हमारा घर भी वापस मिलेगा और गोलू की पढ़ाई भी शुरू होगी। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है। वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। फिलहाल मैं लकड़ियां काट कर लाता हूँ, लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता हूँ। महेश ने उसी जंगल में लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसी में रहने लगा। अभी थोड़ा बहुत राशन बचा हुआ था, इसलिए फिलहाल खाने पीने की समस्या नहीं थी। एक रात खाना पीना खाने के बाद जब सब लोग सो गए, तो महेश अकेले झोपड़ी के बाहर आया और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, अगर आप सच में कहीं पर हैं तो मेरी बात जरूर सुन रहे होंगे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? आप तो मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, मानो आप मुझे ब्रह्मांड का मैनेजर बनाना चाहते हैं। अब आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, या फिर मेरे पूरे परिवार को अपने पास बुला लीजिए। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये कहते कहते महेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। खैर, थोड़ी देर बाद महेश अपनी झोपड़ी के अंदर गया और सो गया। अगली सुबह उसने अपनी बीवी से कहा, ममता, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, गोलू का ख्याल रखना, कहीं बाहर मत निकलना। इतना बोलकर महेश बाहर निकल गया। उसने जैसे ही नदी का पुल पार किया, वैसे ही थोड़ी दूर पर उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो बेहोश था। महेश नदी से पानी लेकर आया, बाबा के चेहरे पर डाला, तब उन्हें जाकर थोड़ा होश आया। अरे बाबा, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? बेहोश कैसे हो गए थे आप? तभी वो बाबा बोले, बेटा, मैं पैसे से एक बढ़ई हूँ, यहाँ कुछ लकड़ियों की तलाश में आया था, पर कोई मिला ही नहीं।
मैं रास्ता भी भटक गया था। मेरे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। बाबा, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। आगे की बात हम बाद में करेंगे। महेश बाबा को अपनी झोपड़ी में ले गया, उन्हें खाना खिलाया। उसके बाद बाबा ने कहा, बेटा, मुझे आम और शीशम की बहुत सारी लकड़ियां चाहिए। हमारे कस्बे में शौकीन और अमीर लोग रहते हैं, उनके लिए फर्नीचर बनाना है। ये सुनकर महेश खुश हो गया। उसने कहा, चिंता मत कीजिए बाबा, भगवान ने आपको बिल्कुल सही जगह भेजा है। मैं आपको आम और शीशम की लकड़ियां दे सकता हूँ, जितनी भी आप कहो। महेश दिन भर लकड़ियां काटता रहा और शाम तक उसने ढेर सारी आम और शीशम की लकड़ियां इकट्ठा कर ली। तभी महेश ने बाबा से कहा, बाबा, ये रही आम और शीशम की लकड़ियां, और भी कभी चाहिए तो बता देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आम और शीशम की लकड़ियां ढूंढते ढूंढते तो 1 हफ्ता गुजर गया, पर मुझे कहीं मिली ही नहीं। पर तुमने तो आसानी से इतनी सारी लकड़ियां मेरे लिए ढूंढ दी। अभी मेरा नौकर लोडर लेकर आता होगा, उसमें ही लाद घर ले जाऊंगा ये सारी लकड़ियां। थोड़ी देर बाद उसका ड्राइवर एक लोडर लेकर आया, जिसमें सारी लकड़ियां उसने लोड कर ली। जाने से पहले बाबा महेश से बोले, ये लो बेटा पैसे, और ये बताओ तुम यहाँ जंगल के बीच क्यों रहते हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? अब क्या बताऊं बाबा, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। आप सुनकर क्या करेंगे? नहीं बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो तुम्हें मुझे अपनी पूरी कहानी बतानी ही पड़ेगी। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अगर तुम मुझे होश में न लाए होते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। ठीक है बाबा, आप जिद कर रहे हैं तो बता देता हूँ। दरअसल मैं पास के गांव में रहता हूँ। हमारी हालत कुछ ठीक नहीं थी। फिर एक दिन तो इस तरह महेश ने अपनी जिंदगी की सारी कहानी, जो भी अभी तक उसकी जिंदगी में घटी थी, सब बाबा को बता दी। महेश की दुख भरी कहानी सुनकर बाबा को उस पर तरस आ गया। उन्होंने महेश से कहा, तुम सिर्फ लकड़ियां बेचकर कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। मैं एक बढ़ई हूँ, मैं तुम्हें बढ़ई का काम सिखा देता हूँ। लकड़ियां तुम्हारे पास है ही, बढ़ई का काम सीख जाओगे तो अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। मैं भी पहले गरीब था बेटा, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी हालत सुधार ली यही काम करके। बाबा की बात सुनकर महेश खुश हो गया और उसने कहा, बाबा, अगर आप मुझे बढ़ई का काम सिखा देंगे तो मेरी लगभग सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ठीक है, पड़ोस वाले कस्बे में आ जाना, किसी से भी पूछ लेना राम अवतार बढ़ई कहाँ रहते हैं। हर कोई तुम्हें बता देगा और 1 हफ्ते में ही मैं तुम्हें बढ़ई का सारा काम सिखा दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। इतना बोलकर बाबा सारी लकड़ियां लेकर वहां से चले गए। उसके बाद महेश खुशी खुशी घर आया और ममता को पैसे देते हुए बोला, ममता, ये लो पैसे। इन पैसों से राशन भी आ जाएगा और हमारा घर भी वापस मिल जाएगा। और कल मैं उन बाबा के पास बढ़ई का काम सीखने जाऊंगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा है। तभी ममता बोली, अरे लगा तो ऐसा कई बार है हमें कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन जैसे ही ठीक होने वाला होता है कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। तभी गोलू बीच में बोल पड़ा, माँ, ऐसी नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए। भगवान को जितना दुख हमें देना था उससे ज्यादा ही दुख हमें मिल चुका है। अब भगवान हमें कोई दुख नहीं देंगे। पापा चलो अपने घर वापस चलते हैं। तो महेश सारा सामान लेकर अपने गांव वापस आ गया। उसने दुकानदार का उधार चुकाया और राशन भी खरीद लिया। उसके बाद दुकानदार ने उसके घर की चाबी उसे दे दी और बोला, महेश, तुम अपना घर जैसे छोड़ कर गए थे वैसे ही है। मैं उसमें रहता नहीं हूँ। मैंने तो ये जानबूझकर तुम्हारे साथ किया था, क्योंकि जब तक इंसान के पास हद से ज्यादा दुख नहीं आता तब तक उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता। अब मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। तो उस रात ममता ने अपने घर में खाना बनाया और सब खा पी कर सो गए। अगले ही दिन
महेश दूसरे कस्बे में उन्हीं बढ़ई बाबा के पास पहुंचा और बाबा उसे बढ़ई का काम सिखाने लगे। कुछ दिनों में ही महेश बढ़ई का काम सीख गया। तभी बाबा बोले, अब तुम बढ़ई का काम सीख गए हो। मेरे कुछ पुराने ग्राहक हैं, उनका काम मैं तुम्हें दे देता हूँ। धीरे धीरे तुम अपने घर से ही शुरुआत करो। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता नहीं आपने मुझे क्या दिया है। जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता बेटा, जो तुमने मुझे दी है। अगर वक्त पर तुम मुझे पानी न पिलाते, मुझे होश में न लाते, तो मैं शायद इस वक्त यहाँ न होता, क्योंकि उस पुल के पास दूर दूर तक कोई नहीं था। तो इस तरह अगले दिन से ही महेश अपने घर के बाहर ही बढ़ई का काम करने लगा। लोग उसके पास कुर्सियां, मेज, पलंग ये सब बनवाने आने लगे। 2 महीने काम करके महेश ने गोलू के स्कूल की फीस जमा कर दी और वो स्कूल जाने लगा। तभी एक रात महेश ने ममता से कहा, ममता, अब मुझे लगने लगा है कि हमारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। गोलू स्कूल भी जाने लगा है। ज्यादा बड़े बड़े सपने मत देखिए। गोलू स्कूल जाने लगा है, खाने पीने की समस्या नहीं है, इतने में ही खुश रहिए। महेश बेचारा चुप हो गया। फिर एक शाम उसके गांव का ही एक आदमी मोहनलाल महेश के पास आया और बोला, महेश भाई, ये काम सीखकर तुमने बहुत अच्छा किया। तुम तो जानते ही हो, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है और ज्यादा दहेज देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए 4 लकड़ी की खूबसूरत कुर्सियां बना दो। वही मैं अपनी बेटी को दहेज में दूंगा। कुर्सियां ऐसी बनाना जिसे देखकर समझी जी खुश हो जाएं। चिंता मत करो चाचा, कविता मेरी भी बेटी जैसी है। मैं बहुत मजबूत और टिकाऊ कुर्सियां बना दूंगा। चिंता मत करो आप, शीशम की लकड़ियों से कुर्सियां बनाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर मोहनलाल वहां से चला गया। लेकिन दूर से उसकी बातें गोलू ने सुन ली। वो मन ही मन सोचने लगा, पापा शायद मोहनलाल चाचा की बात समझ नहीं पाए। उन्हें मजबूत और टिकाऊ कुर्सियां नहीं, बल्कि खूबसूरत कुर्सियां चाहिए। लगता है मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कविता दीदी के ससुराल वाले उन कुर्सियों की खूब तारीफ करे। तो महेश अगले दिन शीशम की लकड़ियां लाया और कुर्सियां बनाने लगा। लगभग 15 दिन में चारों कुर्सियां बनकर तैयार हो गई। तभी गोलू भागते हुए उसके पास आया और बोला, पापा, ये कुर्सियाँ कितनी साधारण लग रही है। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखते रह जाएं। बेटा, कुर्सियां तो मैंने सही बनाई है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये शीशम की कुर्सियां हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। लोग तो देखते ही रह जाएंगे और तारीफ भी खूब करेंगे। अरे, मजबूत होने से कुछ नहीं होता पापा, देखने में भी आकर्षक लगनी चाहिए। रुकिए, मैं इन चारों कुर्सियों पर नक्काशी कर देता हूँ, फिर देखना कमाल। गोलू ने रात भर उन चारों कुर्सियों पर नक्काशी की और अगली सुबह महेश उन कुर्सियों को देखता ही रह गया। कुर्सियां देखकर वो बोला, अरे वाह, क्या बात है बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। लग ही नहीं रहा है कि ये वही कुर्सियां हैं जो मैंने बनाई थी। ऐसा लग रहा है कि ये किसी राजमहल की कुर्सियां हैं। तभी वहाँ पर ममता आ गई और बोली, मेरा बेटा तो शुरू से ही कलाकार है। आप ही हर वक्त उसे डांटा करते थे कलाकारी करने के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद मोहनलाल खुद ही अपनी कुर्सियां लेने आ गया। कुर्सियां देखकर मोहनलाल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा, महेश, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे हाथों में जादू है। चाचा, ये मेरा कमाल नहीं, मेरे बेटे का कमाल है। मेरे बेटे को नक्काशी करने का शुरू से ही शौक रहा है, उसने ही ये सब किया है। मोहनलाल ने कुछ लड़कों को बुलाया और उनकी मदद से चारों कुर्सियां वहां से ले जाने लगा। तभी रास्ते में उन्हें गांव का जमींदार मिल गया और उसने बोला, अरे मोहनलाल, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, पर इतनी महंगी कुर्सियां कहाँ से ले आए? यहाँ तो मिलती ही नहीं होगी, शहर से ही मंगवाई होगी। अरे नहीं जमींदार साहब, ये कुर्सियां ना ही महंगी है और ना ही मैं शहर से लेकर आया हूँ। ये कुर्सियां तो अपने महेश और उसके बेटे गोलू ने बनाई है। अरे वाह, क्या बात है बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। लग ही नहीं रहा है कि ये वही कुर्सियां हैं जो मैंने बनाई थी। ऐसा लग रहा है कि ये किसी राजमहल की कुर्सियां हैं। ये कुर्सियां तो अपने महेश और उसके बेटे गोलू ने बनाई है।
क्या बात कर रहे हो मोहनलाल? मुझे भी अपनी हवेली के लिए फर्नीचर बनवाना है। मैं तो शहर जाने के लिए सोच रहा था, पर शायद अब नहीं जाना पड़ेगा। मैं अभी महेश से जाकर मिलता हूँ। इतना बोलकर जमींदार साहब सीधा महेश के पास पहुंच गए और बोले, महेश, इसे ही कहते हैं घर में छोरा और शहर में ढिंढोरा। तुम्हारी कलाकारी तो पहली बार मैंने देखी है। मोहनलाल की कुर्सियां तुमने ही बनाई है ना? हाँ जमींदार साहब, वो कुर्सियां मैंने ही बनाई है और उन पर नक्काशी मेरे बेटे गोलू ने की है। हाँ, मोहनलाल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब तुम ऐसा करो, कल से मेरी हवेली में लग जाओ। मेरी हवेली का सारा फर्नीचर तुम्हें ही बनाना है और उस पर नक्काशी तुम्हारा बेटा करेगा। जो लाखों रुपए मैं शहर को देने वाला था, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर महेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने 1 महीने में ही जमींदार की हवेली का सारा फर्नीचर बना दिया। उसके बेटे ने नक्काशी कर दी और उसे लाखों रुपए मिल गए। अब धीरे धीरे महेश दूर दूर शहरों तक भी प्रसिद्ध हो गया और ढेर सारे पैसे कमाने लगा। कुछ महीनों में ही उसने अपना घर बनवा लिया। उसका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा। तो इस तरह महेश ने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी की जंग आखिर वो जीत ही गया।